10 साल रहा, है ना। लिखिए, इसने 10 साल में बहुत ज़्यादा काम किया है, कॉर्नवालिस ने बहुत ज़्यादा काम। तो लिखिए इसमें, अब देखिए ये लॉर्ड जो कॉर्नवालिस था ये भी बहुत योग्य व्यक्ति था। इसने क्या किया था कि जो अमेरिका का युद्ध था, अमेरिका में युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध 7 सालों का। तो आज़ादी के समय अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ था। तो अमेरिका की उस लड़ाई में लॉर्ड कॉर्नवालिस सेना का हेड कमांडेंट था, समझ गए, हेड कमांडेंट था। तो वहाँ से जब ये वापस इंग्लैंड गया तो इसको भारत भेजा जाने लगा। तो भारत आने से पहले इसने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि ये प्रशासनिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी होगा, वो तो गवर्नर जनरल होता ही है, लेकिन इसने कहा कि सैन्य संगठन का मतलब आर्मी का भी सबसे बड़ा चीफ बनाकर भेजोगे तभी जाऊंगा। तो इसको क्या किया गया, संविधान में संशोधन करके आर्मी चीफ भी बनाया गया। तो ये दोनों हैसियत से भारत में आया था, समझ गए। आर्मी पावर भी इसी के पास थी और दूसरी रेगुलेटिंग पावर भी थी। तो इसके बारे में लिखिए, भारत आने से पूर्व कॉर्नवालिस यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध कब तक चला, ब्रैकेट में लिख लेना, 1756 से 63 तक। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63। और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुका था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुका था। हो गया, आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इसकी इच्छा के अनुसार 1786 के विधेयक 1786 के विधेयक द्वारा संसद ने इसको भारत के गवर्नर जनरल के साथ भारत का सर्वोच्च सेनापति का पद देना भी स्वीकार किया। सर्वोच्च सेनापति का पद देना भी स्वीकार किया। हो गया। इसी के अंदर है। यह अधिकार भी दिया कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाकर भेजा गया था इसे। यह अधिकार भी दिया गया कि यह आवश्यकता पड़ने पर काउंसिल के विरुद्ध भी कार्य कर सकता था। काउंसिल के विरुद्ध भी
कार्य कर सकता था। BOD और COD दो काउंसिल हुआ करती थी ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, डायरेक्टर ऑफ कंट्रोल। अब वो क्या करती थी, रेगुलेटिंग का काम करती थी कमेटी। अगर कमेटी कोई फैसला लेती है तो ये चाहे तो उस फैसले को भी बदल सकता था, ये पावर भी इसको दी गई थी। ठीक है, आगे लिखिए। अब इसने जो काम किए हैं वो क्या क्या किए। पहला, 1786 में 1786 में कलेक्टरों की नियुक्ति कलेक्टर क्या करता है, कलेक्ट करता है क्या, राजस्व, टैक्स। तो जो हम DM को कलेक्टर बोल देते हैं, बेसिकली वो किस हैसियत से काम कर रहा होगा उस समय, राजस्व वसूली कर रहा होगा उस ज़िले का, है ना। जब वो कलेक्टर को हम क्या बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो यानी कि वो न्याय का काम कर रहा होगा। तो एक ही व्यक्ति है, दोनों पद संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट 1787 में हो गया ख़त्म। हाँ, 1787 में इनकी संख्या, पहले कलेक्टर 36 होते थे, 36 कलेक्टर की नियुक्ति हुई थी। इसमें क्या किया गया, 1786 में यह संख्या 36 से घटाकर 23 कर दी गई, 36 से घटा करके 23 कर दी गई। नेक्स्ट, निजी व्यापार को बंद करवा दिया, निजी व्यापार को बंद करवा दिया। निजी व्यापार समझ रहे हो, हाँ, कंपनी के सामान को तो यूरोपीय व्यापारी बेचने आ ही रहे हैं, अपना सामान अलग से लेके जा रहे हैं, समझ रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो आप जियो कंपनी की सिम बेचने का काम कर रहे हो या कर रही हो, ठीक है। आपको बोला गया कि बाहर मार्केट में जियो कंपनी की सिम बेचनी है, जियो कंपनी तुमको सारी फैसिलिटी देगी, आने जाने का किराया वगैरह सब कुछ दिया उसने, है ना। उसके बाद में आपने अलग से कहीं से डीलिंग कर ली, वोडा कंपनी की भी सिम बेचने का फैसिलिटी ली जियो की। अब वोडा कंपनी वाली तो जियो के प्लान बताने के बाद वोडा का पहले बताओगे ये वाला इससे बेहतर है, समझ रहे हो, उसमें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, किसको ज़्यादा सेल करोगे, वोडा वालों को। तो वो आपने उसके प्लेटफॉर्म का यूज करके क्या किया, दूसरा सामान बेच लिया, अपना निजी व्यापार कर लिया। तो इस चीज़ को बैन किया, समझ गए। आगे, कलेक्टर का वेतन देखना, उस समय IAS का सैलरी कितना था। कलेक्टर का वेतन 1500 रुपये, 1500 रुपये मासिक, मंथली मासिक, तथा भू राजस्व का 1% कमीशन भी था। भू राजस्व का 1% कमीशन भी था। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, आज़ादी के बाद भी सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती थी, तो कितनी, 20 से 25 रुपये पर मंथ। आज़ादी के बाद की सैलरी बता रहा हूँ, देश आज़ाद हो गया 1947 में, ये कब का समय है, 1786 का, 90 मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर। 1786 में IAS की सैलरी कितनी है, कितनी ज़्यादा होगी सोच सकते हो। 1947 में ये सैलरी रही है 30-30 रुपये में लोग काम करते थे, 30 रुपये मंथली सैलरी। कोई तुलना ही नहीं है, समझ रहे हो। आज के IAS वाले की तो तुलना कर सकते हो, ज़्यादा सैलरी नहीं है।
पावर ज़्यादा है ना। उस समय तो पावर का तो पता ही नहीं है, देख रहे हो ये कौन आया हुआ है, आर्मी चीफ मुझे ही बनाओ, रेगुलेटिंग हेड मुझे ही बनाओ। अगर कोई बाहर से फैसला आता है, मेरी मर्जी मानूं कि नहीं मानूं, मतलब ऐसे समझो आईएएस को ज़िले का सबसे बड़ा पावर दिया गया, उसी को पुलिस की भी सबसे ज़्यादा पावर दे दी गई, यानी आईपीएस होता ही नहीं है, आईपीएस भी हम ही बनेंगे, समझ गए। उसके बाद योगी अगर कोई मैसेज भेजेगा, हमारी मर्जी, हम तुम्हारी माने कि ना माने, समझ रहे हो कितना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हो जाएगा वो। तो कॉर्नवालिस के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी। चलिए आगे लिखिए। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति, ये अच्छा काम किया इस जगह। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की गई, योग्यता के आधार पर की गई। हो गया। नेक्स्ट, एक नया पद, ये पद का नाम ज़्यादा ध्यान रखा करो, ज़्यादा आता है। एक नया पद सरिस्तादार बनाया। पद का क्या नाम है? सरिस्तादार। हो गया। राजस्व वसूली, ठीक है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार सुपर स्टार लगा लेना। हाँ आता है, बहुत आता है सवाल। लिखिए, कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। बात समझ पाए? सिविल सेवा मतलब जो आईपीएस, आईएएस, आईपीएस होता है, आईएफएस होता है, इन्हीं को बोला जाता है सिविल सेवा, हिंदी में नागरिक सेवा, ठीक है। इसीलिए देखिए बार बार आईएएस को सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है ना। तो सिविल सर्विस को कौन लेकर के आया? ये आईएएस का पद कौन लेके आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला नेक्स्ट, वो भी सुपरस्टार। इसे पुलिस व्यवस्था का, ध्यान रखिएगा मैनेजमेंट का बात कर रहा हूँ, इसे पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। हो गया। नेक्स्ट, कल मैंने बताया था पहले पुलिस किसके कंट्रोल में थे? जमींदारों को दिया गया था। जमींदार उससे क्या करते थे? राजस्व की वसूली करवा लेते थे। लेकिन इसने क्या किया? अपने कंट्रोल में ले करके उनसे, उनके लिए नियम कानून बनाया, कैसे कार्य करेंगे इस कार्य का बंटवारा किया। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, जमींदारों से पुलिस व्यवस्था को अपने हाथों में लिया। जमींदारों से पुलिस व्यवस्था को अपने हाथों में लिया। हो गया। तथा जगह जगह पर थाने स्थापित किए। जगह जगह पर थाने स्थापित किए। और उनमें दरोगा की नियुक्ति की। और उनमें दरोगा की नियुक्ति की। नेक्स्ट,
इसने एक नया पद, इसने एक नया पद नया पद मतलब क्या? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नया पद एसपी का गठन किया। ठीक है, नया पद एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का गठन किया। नेक्स्ट, सेना के लिए एक नियमित भर्ती प्रणाली की व्यवस्था की। सेना के लिए एक नियमित भर्ती प्रणाली की व्यवस्था की। हो गया। भारत में अंग्रेजी सेना की संख्या को बढ़ाया। अंग्रेजी सेना की संख्या को बढ़ाया। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1773 में लगे कानून पर कॉर्नवालिस कोड लागू किया। कॉर्नवालिस कोड CODE कोड लागू किया, जो शक्ति पृथक्करण, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, शक्ति पृथक्करण शक्ति पृथक्करण कानून पर आधारित था। हो गया। नेक्स्ट, इसके अनुसार कलेक्टर को राजस्व वसूली व दीवानी मामले में सिविल कोर्ट की स्थापना की। तथा यूरोपीय लोगों एवं अधिकारियों को पहली बार जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत लाया। इसका मतलब समझाता हूँ। देखिए, होता क्या था, कॉर्नवालिस से पहले कोई अंग्रेज व्यक्ति हो, यूरोपीय हो, समझ रहे हो, अंग्रेज व्यक्ति हो या सेना का या किसी ब्यूरोक्रेसी का कोई अधिकारी हो, अगर उसके द्वारा अपराध किया जाता है या उससे कोई गलती होती है, तो उस गलती के लिए उस पर चलने वाली सज़ा की मुकदमेबाजी इंग्लैंड में होती थी। भारत में इस तरह की
कोर्ट में व्यवस्था नहीं थी किसी यूरोपीय व्यक्ति या अंग्रेज अधिकारी के ऊपर भारत में मुकदमा चलाया जा सके, तो उसका मुकदमा कहाँ चलेगा? यूरोप में चलेगा। समझ गए? कॉर्नवालिस ने क्या किया? पहली बार इन सभी को क्या किया? भारत में इनके ऊपर मुकदमा दायर करने की और उस पर सुनवाई करने की पहल स्टार्ट करवाई। ठीक है, आगे बढ़िए। अभी तो सुन सुन के तुम इनकी कानून व्यवस्था को दंग रह जाओगे, क्योंकि जिसमें जी रहे हो। देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया, ठीक है, मान लीजिए इन्होंने मर्डर कर दिया किसी का, ठीक है, और इन्होंने देख लिया ये हैं ब्राह्मण जाति के जिन्होंने हत्या की है, गोली मारी है। देखने वाला जो अभियुक्त है, जिन्होंने बोला कि हाँ जी हमने, है ना, खुली आंखों से देखा हत्या करते हुए और हत्या होते हुए, यही व्यक्ति हत्यारा है, तो कोर्ट में पहले ये सुनवाई में ये पूछा जाएगा कि आपकी जाति क्या है? तो बोली साहब हमारी जाति तो एससी कैटेगरी की है। तो बोले फिर ब्राह्मण के बारे में तुम कैसे गवाही दे सकती हो? गवाही देने के लिए तो ब्राह्मण होना पड़ेगा ना तुम्हें, तो क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो इसलिए तुम गवाही नहीं दे सकते। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? अपराधी और साक्षी दोनों एक ही जाति के होने चाहिए, नहीं माना जाएगा। अगर सर अपराधी छोटी कास्ट का है और साक्षी बड़ी कास्ट का है तब तो चल जाएगा। अगर तुम एससी कैटेगरी के थे, तुमने गोली मारी, और ये मान लीजिए जनरल कैटेगरी की हैं, इन्होंने देख लिया गोली मारते हुए, आपको तुरंत टंगवा दिया जाएगा। हाँ, तुमको लग रहा है गलत है, सबको लगा था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। पहले के कानून वही तो बता रहे हैं कि पहले की जो भी जातियाँ थी, चाहे ब्राह्मण थी, चाहे क्षत्रिय थी, चाहे कोई अपर क्लास थी, मैं आप लोग उससे जुड़े हो उससे मतलब नहीं है, मैं पूर्वजों की बात कर रहा हूँ जो अशिक्षित थे, तानाशाही स्वभाव के थे, उन लोगों ने निश्चित ही छोटी जातियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। समझ गए? चलिए लिखिए इसी बात को। कॉर्नवालिस क्या करेगा? इसको भी समाप्त कर देगा। गलत व्यवस्था है ना ये। लिखिए, मुस्लिम कानून को मानवीय बनाने की कोशिश की। मानवीय मतलब मानव के हित में, मानवीय बनाने की कोशिश की तथा धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाया। नहीं समझे? देखिए, अंग्रेज़ों ने क्योंकि कानून व्यवस्था को शरीयत के कानून के हिसाब से ढाला था। शरीयत समझ रहे हो? मुस्लिम शरिया कानून भी इसको कहा जाता है, शरीयत के कानून के हिसाब से। जैसे अफ़गानिस्तान में, ईरान, इराक, अरब में जो कानून की व्यवस्था है वो ज़्यादा कठोर वो है, यानी उसमें क्या होता है कि अंग भंग का सिद्धांत चलता है। अंग मतलब पार्ट और भंग मतलब ख़त्म कर देना। तो अंग भंग यानी कि आपने जिस शरीर के जिस हिस्से से अपराध किया है वो हिस्सा आपके शरीर से अलग कर दिया जाएगा। हत्या की हो, हाथ काट दिया जाएगा। पैरों से समझिए, पैरों से। हाँ, को अपनाया। समझ गए? तो इसने क्या किया? अब शरिया कानून में एक और समस्या है। शरिया कानून सभी धर्मों के लिए समान नहीं है, मुस्लिमों को प्रिविलेज देता है, अन्य धर्मों के साथ थोड़ा सा उसका कठोर रवैया है। तो इस चीज़ को उसने क्या किया, क्योंकि वो खुद तो मुस्लिम नहीं था, ना ही उसको मुस्लिम सत्ता स्थापित करनी थी यहाँ भारत में, तो उसने क्या किया कि शरिया कानून को सभी धर्मों के लिए एक समान करने की कोशिश की। हालांकि भारत में अभी क्या है,
सभी धर्मों के कानून एक जैसे नहीं हैं, हैं नहीं है। आर्टिकल 44 क्या कहता है? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना होनी चाहिए, है ना। यानी कि भारत के सभी धर्मों के ऊपर एक समान कानून लगना चाहिए। लेकिन क्या लगता है, हिंदू के ऊपर अलग नियम है, मुस्लिम के ऊपर अलग है, सिख के ऊपर अलग और ईसाई पे अलग है। सर इसका यूसीसी का बिल पारित करने वाला था ना? पारित करना है, लेकिन उसके लिए भी बड़ी समस्याएं हैं, सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। हर धर्म का अपना कानून चलता है, भारत में नहीं चलता है। इसका कन्फ्यूजन है कि भारत का संविधान तो सेम है, अलग कैसे चल रहा है? तो चल रहा है अलग। मैरिज एक्ट क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है। तलाक की व्यवस्था भी है ना। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग डिवोर्स, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग डिवोर्स। तो क्या है, धार्मिक कानून हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी को कोर्ट ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और संसद से बार बार अपील किया कि आप भारत में एक समान नागरिक संहिता का कानून लेकर के आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। संसद बार बार हाँ कहती है, लेकिन उसको भी पता है कि इसके ऊपर बवाल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सारे धर्म के विवाह करने की पद्धति एक जैसी होगी, होगा क्या? हाँ सर, इसको तो हो जाएगा। यही मना कर दिए, ऐसे कैसे हो जाएगा? मुस्लिम कर लेंगे? कर नहीं लेंगे, कह रहा हूँ हिंदू कर लेंगे, हिंदू कर लेंगे। कानूनी जो तौर तरीके से विवाह, अभी विवाह की पद्धति क्या है? क्या बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर के विवाह कर देते हैं और दो लोगों को एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी रहने का अधिकार दे दिया जाता है। कौन देता है इसको? समाज देता है, और उसी समाज को ही कानून अपना लेता है। वहाँ कानून कहाँ बीच में आया? कोई लिखा पढ़ी हुई? बोलिए, विवाह पद्धति में लिखा पढ़ी हुई? वो तो कोर्ट मैरिज में होती है। ये बैंड बाजे में पीपी पोपो पोपो में कहाँ होती है? होती है? नहीं होती है। लिखा पढ़ी कुछ नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग उस विवाह के साक्षी होते हैं। इसलिए कोर्ट भी इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, अकेले में नहीं हुई, नहीं तो दो लोग एक कमरे के अंदर जरा शादी करके देख ले। समाज भी नहीं मानेगा, कानून तो बिल्कुल नहीं मानेगा। देखा किसने था भाई? बहुत सारे लोग कर लेते हैं, है ना। आपस में ही मंदिर मंदिर में घूम घाम लेते हैं, ठीक है। बच्चों के नाम भी रख लेते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वो नाम फिर अपने अपने घर जाकर अपनों अपनों को रख लिए जाते हैं। कहते हैं कि जो आर्य समाज में शादी करते हैं वो नहीं मानेंगे। कौन बोला? नहीं, जैसे बता रहे थे ना, मेरी फ्रेंड बता रही थी कि धान कौन लाया। मुकदमों की प्रक्रिया में, अगला पॉइंट है, मुकदमों की प्रक्रिया में गवाह किसी भी जाति का हो सकता था। गवाह किसी भी जाति का हो सकता था। हो गया। नेक्स्ट, हथियार की भावना के बदले, हथियार वेपन, हथियार की भावना के बदले हत्या की भावना पर विशेष बल दिया गया। हथियार की भावना के बदले हत्या की भावना पर विशेष बल दिया गया। हो गया। अगला, हाँ, ये पहले क्या होता था कि आपके पास में वेपन है, जैसे कट्टा या इस तरह का कोई चीज़ है, तो आप पहले क्या होता था, अरेस्ट कर लेते थे अंग्रेज, ये कह कर के हत्या करने जा रहे हो, ठीक है, जबकि वो हत्या करने ना जा रहा हो। तो इस
चीज़ को बदल दिया गया कि हत्या पर देखो क्या मर्डर किया है कि नहीं, हथियार रखना अपराध नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा गया हथियार की भावना के बदले हत्या की भावना पर विशेष बल दिया गया। अगला, अंग विच्छेदन के स्थान पर, अंग विच्छेदन के स्थान पर, विच्छेदन मतलब अलग कर देना, अंग विच्छेदन, अंग विच्छेदन के स्थान पर, हो गया, कड़े कारावास की सजा दी गई। नेक्स्ट, हाँ हाँ, जेल या कैद भी कह सकते हो, कड़े कैद की सजा दी गई। अगला, इस व्यवस्था को लागू करने में, इस व्यवस्था को लागू करने में सर जॉन सोर, सर जॉन सोर तथा जेम्स ग्रांट, सर जॉन सोर तथा जेम्स ग्रांट ने मदद की। हो गया। 1790 में, नेक्स्ट है 1790 में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए थी। यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए थी, जिसे जॉन सोर की व्यवस्था भी कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, इसी के समय में, इसी के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, मैंने बताया था ना कल कि टीपू सुल्तान ने 4 युद्ध लड़े थे, है ना। तो उन चारों में एक फादर जीता था, बाकी तीनों ही हार गया था। तो तीसरा युद्ध इसी के समय में, कॉर्नवालिस के समय में लड़ा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा। हाँ, मैंने क्या बताया, ये इतना अगर चेंजेस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है। आपको लगता नहीं कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत चेंजेस कर रही है? क्यों कर पा रही है? पावर में और भी सरकारें रही हैं, उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई गिरा नहीं सकता। सच्चाई वाली बात है। विरोध करोगे तो क्या कर लोगे? समर्थन तो वापस ले नहीं सकते, क्योंकि मेजोरिटी की सरकार ही नहीं है, गठबंधन की सरकार तो गिर ही नहीं सकती। ऐसे ही इसके पास में सारी शक्तियां तो है ही भाई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर ही नहीं सकता कुछ, क्यों? क्योंकि अगर कुछ करने की कोशिश करेगा तो इसको पहले ही वो शक्ति दे दी गई है कि वो क्या कर सकता है, काउंसिल के दिए गए निर्देश को पूरी तरह से खारिज कर सकता है। ये शक्ति भी से प्राप्त है। दूसरा, आर्मी का हेड बना करके भेजा गया है, सारी सेना की पावर इसी के पास है। रेगुलेटिंग पावर पहले से है ही गवर्नर जनरल के रूप में, तो इसका कौन क्या कर लेगा बताओ? विरोध होगा तो विरोध दबा दिया जाता था, विद्रोह तो होते ही थे, विरोध भी होता था, विद्रोह भी होता था, लेकिन वो दबा दिया जाता था सेना के द्वारा, सैनिकों के द्वारा। जैसे विद्रोह और विरोध नहीं हुआ तुम्हारे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुआ कि नहीं हुआ? क्या किया गया?
तोड़ा गया, दब गया। बोल के देखे। यूपी में सर जी अभी? मूवी तो न्यूज़ आई थी, मेरी फोन पकड़ के दिखाया था उसको मीडिया एग्जाम में पूछा। अभी वैसे ही हाँ 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 कुछ लोग होते हैं ना नालायक टाइप के होते हैं। और एक तो गलती करो ऊपर से कि झुक। देखा नहीं। पीछे मुड़ के बताया था। एक लाइन और है, लिखिए। 1793 में 1793 में 96 है ना, अभी आएगा। 1793 में कॉर्नवालिस इंग्लैंड वापस चला गया। अब देखिए ये आगे फिर से आएगा। कब आएगा? 1805 में। इसको वापस क्यों भेज दिया गया था? अरे भाई वापस क्यों बुला लिया होगा। नाम तो बताया। अब आगे 1805 में फिर आता है, वापस क्यों गया? बुला लिया गया। कुछ भी याद नहीं था। इससे थोड़ी मतलब होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कर सकते आप। अच्छा ये भी था।